जा रहा है साफ? यस हाँ? सर। ठीक है। आ, ठीक है, तो करंट हम लोग पढ़ लिए थे। करंट में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और होगा रिफ्लेक्शन। शायद फर्स्ट टर्मिनल में तुम लोग का यही आ रहा है, फर्स्ट पेज में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आइज, यही है सिर्फ, तो और कोई भी टॉपिक है? सर यही है। ठीक है, ठीक है, फिर तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम लोग कुछ जैसे कि चीजें समझते हैं कि लाइट क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी बल्ब जल रहा होता है, सन है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो प्रकाश देता है, नहीं कि लाइट जनरेट करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि सोर्स ऑफ लाइटेड लाइट है, यानी कि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। एनर्जी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। ये भी एनर्जी को कंसिस्ट करता है, जिसे हम लोग फोटोन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोन की वजह से जो है एनर्जी है। आगे चल के देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट जो होता है इससे हम लोग देखते हैं कि इसका नेचर के बारे में लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की। ठीक है, मतलब युद्ध नहीं किए हैं, बल्कि अपने थ्योरी के हिसाब से लोगों का कुछ और मानना था, किसी कोई और लोग थे उन्हें कुछ और मानना। जैसे शुरुआत होता है न्यूटन से। न्यूटन थे, उन्होंने बोला कि कर्पस्कुलर थ्योरी एक दिया और बोला कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, यानी कि लाइट जो है पार्टिकल, यानी कि अगर हम किसी पत्थर को थ्रो करते हैं तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होता है, मास होता है, उस मास की वजह से वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वेव में जो होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत 9th क्लास में साउंड वेव पढ़े थे, तो उसमें जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है कि डिस्टरबेंस की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दोनों में अंतर समझना है कि लाइट पार्टिकल हम किसे कह रहे हैं और वेव किसे कह रहे हैं। पार्टिकल हम कह रहे हैं कि पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरे जगह जाए और एनर्जी ट्रांसमिट करे। जैसे कि अगर हम पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर जो होता है वो खुद में एक एनर्जी लिए हुए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, वही अगर हम वेव की बात करते हैं तो एनर्जी जो है पार्टिकल खुद नहीं जाके डिस्टरबेंस से वो पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो ये में मेजर डिफरेंस है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर का। तो लाइट के ऊपर भी यही बहस छिड़ा था कि पार्टिकल नेचर शो करता है या फिर वेव नेचर शो करता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो पार्टिकल नेचर को शो करता था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है उसे अगर हमें एक्सप्लेन करना होता था तो वेव नेचर से हम एक्सप्लेन कर पा रहे। ठीक है, तो लाइट को बोला गया फाइनली कि लाइट जो है, यानी कि इट शोज डुअल नेचर। ठीक है, ये डुअल नेचर क्या, तो डुअल नेचर में हम लोग बोल रहे हैं कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर यही है कि पार्टिकल जो है एनर्जी अगर एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बोलते हैं जा रहा है, तो पार्टिकल खुद ब खुद लेके जा रहा होता है। ठीक है, मैंने जनरली कोलिजन ये सब की बातें हम लोग करते हैं, तो पत्थर फेंक के जाके दीवार पे टकराया तो एनर्जी जाके दीवार पे टकराया, हो सकता है दीवार में छेद हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं।
वही वेव की बात करते हैं तो वेव जो है डिस्टरबेंस से एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह जाता है, ठीक है, खुद पार्टिकल लेके नहीं जा रहा हो। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो यहाँ पे वही लड़ाई हुआ कि बहुत लोगों ने आके बोला कि नहीं ये पार्टिकल नेचर शो करता है, बहुत लोग बोले कि वेव नेचर। जैसे पार्टिकल नेचर में न्यूटन ने कहा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी अपना दिया, बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल को कंसिस्ट करता है और पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। उसके बाद मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा थ्योरी दिया और उसमें बोला कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट जैसा ही बिहेवियर करता है और लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, आइंस्टाइन भी आए, आइंस्टाइन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि नहीं भाई, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर को ही फॉलो करते हैं। फिर सब लोगों ने बैठा मिलकर डिसाइड किया कि लाइट जो है दोनों नेचर शो करता है। जैसे अगर पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करना हो तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे चीज हम लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं और देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। और किससे होगा? तो पार्टिकल नेचर से। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाले कि ये पार्टिकल नेचर है। वहीं साथ में लाइट हमें रिफ्रैक्शन देता है, इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, ठीक है, पोलराइजेशन शो करता है, इट इज, ये सारे जो होते हैं ये सारे चीज हम लोग ने देखा कि ऐसा भी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये रिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी, डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये सारे जो चीजें हैं ये हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि वेव नेचर शो करेगा। तो यहाँ पे आता है कि लाइट क्या है, तो लाइट हम लोग बोलेंगे कि लाइट जो है इट इज अ एनर्जी है, एक तरह का एक एनर्जी है। दूसरी तरह का इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर हम बोलेंगे कि डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर में कौन कौन सा? तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। ये था नेचर के बारे में, लाइट के बारे में बात। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखते हैं, क्या मतलब प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम उसे देख पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन अगर है या फिर कोई भी जानवर है तो देखने का काम आंख से ही करते हैं, ठीक है। और वो हम लोग तभी देख पाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पे आ रही है। जैसे हम इसे कैसे कह सकते हैं, तो जैसे अगर कोई रूम है, उस रूम में बहुत अंधेरा है, ठीक है, नहीं धूप अंधेरा है एकदम, तो उस रूम में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इनफैक्ट सब कुछ हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे हमें लाइट नहीं मिल रहा था। वहीं अगर हम लोग बत्ती जला दें यानी बल्ब जला दें तो हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं। तो रीजन यही है कि लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है फिर हमारी आंखों पे आता है, तभी हम देख पाते हैं। तो देखने का प्रक्रिया यही होगा कि लाइट जो होगा वो हमारी आंखों पे पड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स from which it comes, ठीक है।
जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पे पड़ती होती है तो ही हम देख सकते हैं। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये हमारा आंख, ठीक है, लेट्स से कि आई है, तो आई है तो देखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो बल्ब, सन, इनफैक्ट चेयर, स्कूल बैग, कॉपी, किताब, ये सारे कुछ हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो बल्ब और सन की बात करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है आंखों पे पड़ते हुए दिख रहा होता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है हमारी आंखों पे डायरेक्टली आते हुए दिख रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि यहाँ पे एक बल्ब है, ये जल रहा है, तो हम जानते हैं कि इस बल्ब से रेज जो है हमारी आंखों पे आ रही होंगी, और आंखों पे आ रही है तो हम इसे देख पा रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि बुक है, ठीक है, ये बुक रखा हुआ है, ये बुक रखा हुआ है और ये हम इसे देखना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे देख पाते हैं? ये तो लाइट जनरेट नहीं करता है, तो बुक को देखने का तरीका यही है कि इस पे कहीं से लाइट आया होगा, और वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ रहा है तभी हम बोलेंगे कि इस बुक को हम देख पाते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इस बुक से भी लाइट जो है हमारी आंखों पे पड़ना चाहिए, ठीक है। अब जैसे भी आए उसका बात हो गया कि वो रिफ्लेक्ट होके आए या डायरेक्टली आए, तो उसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आंख पे लाइट पड़ना चाहिए तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और लाइट कहाँ से आना चाहिए? तो सब्जेक्ट से जिसे हम देखना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ बल्ब की बात किए तो ये खुद जल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस, यानी जिसके पास खुद अपना एक लाइट, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे के पास अपना एक लाइट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस। ये जो बुक हो गया इसे हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। ल्यूमिनस सब्जेक्ट किसे कह रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं कि इनके पास खुद का लाइट है, यानी कि दिस इमिट्स, इट एमिट्स इट्स ऑन लाइट, ठीक है, ये खुद ब खुद लाइट जनरेट करता है, लेकिन ये इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, ठीक है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है, तो फिर इससे लाइट कहाँ से आता है? तो ये जो लाइट आता है हम लोग बोलते हैं कि कहीं और से, किसी और सोर्स से लाइट उस पर पड़ा होगा, वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आया, ठीक है। लाइट फ्रॉम इट विच हैव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि इससे जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा उसे ही हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि अगर कोई लाइट है तो लाइट क्या है। तो लाइट हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज अ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दोनों को शो करता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगर हम घर में भी बल्ब ज्यादा देर तक जला के रखते हैं तो हमें हीट फील होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज कि ये डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों से करता है। तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो या तो लाइट उससे खुद निकल रहा हो, उसका खुद एक लाइट हो जो हमारी आंखों पे पड़े, दूसरा कि हो सकता है कहीं और से लाइट उस सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे पड़े, इनडायरेक्टली लाइट उस सब्जेक्ट से हमारी आंखों पे आना चाहिए, ठीक है। इतना बात में किसी को दिक्कत? बोलो, हेलो, हेलो स्मृति, सिर्फ हम ही बोल रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, बोला करो, पता नहीं बीच बीच में लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हुआ, बोलोगे तभी समझ आएगा।
ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? स्वयं? नो सर। ठीक है, किसी को है तो बोलो, खुल के बोलो, नहीं बोलोगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि सामने क्लास में होते हो तो शक्ल देख के कुछ कुछ समझ आ जाता है कि आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलते रहो। ठीक है, तो इतना चीज है। अगर हम और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें लाइट की, तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सारे सेम स्पीड से चलते हैं। तो खैर यहाँ हम सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं। इट मूव्स विथ स्पीड c, जिसे स्पीड को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कितने स्पीड से लाइट मूव करता है। इनफैक्ट हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना स्पीड से मूव करता है, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड, ये जो लाइट है हम लोग हमेशा मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं? तो जैसे कि अगर हम लाइट के आगे, जैसे कि अगर हम टॉर्च है, एक सीधा बीम चलता है, जैसे कि अगर हम बोले कि ठीक है ऐसा लाइट, ठीक है, इसके रास्ते में अगर हम कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें दिखता है कि लाइट इधर गया, इतने रीजन में लाइट नहीं जा रहा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये शैडो फॉर्मेशन है। ठीक है, शैडो बना है। शैडो क्यों बना है? अगर लाइट जो है सीधा सीधा नहीं मूव करता तो शैडो नहीं बनना चाहिए था। जैसे कि अगर हम दीवार के पीछे खड़ा होके बोलते हैं तो आवाज जो है गेट से बाहर निकल के नहीं मुड़ता है, लेकिन अगर लाइट हम जला दें तो लाइट जलाते तो शैडो फॉर्मेशन होता है। अगर शैडो फॉर्मेशन नहीं होता तो लाइट इधर भी जाना चाहिए, इधर आना चाहिए, और हमें बीच में भी लाइट दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट ऑलवेज travels in a straight line। ठीक है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, हाँ मुड़ता भी है, लेकिन वो मुड़ता कहाँ है? जब हम बीच में जो है जो ओपनिंग ये सब रखते हैं बहुत ही छोटा, यानी कि वेवलेंथ ना है लाइट का, उसके आसपास रखते हैं, तब उसमें हमें डेविएशन शो मिलता है, जिसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, डायफ्रैक्शन जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज फिलहाल हम कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें स्कैटरिंग होता है, तो सब चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन फिलहाल हम यही मानेंगे कि लाइट जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कंपेरेबल। हम देख ही रहे हैं कि अगर एक छोटा सा पेंसिल भी यूज करेंगे, रबड़ का टुकड़ा यूज करेंगे, तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोग यही चीज कंसिडर करेंगे, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ठीक है, तो इतना था थोड़ा बहुत लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट का प्रॉपर्टीज में अभी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग फिलहाल इतना ही जानेंगे। लाइट इनफैक्ट अगर किसी सरफेस पे पड़ता है तो सरफेस पे फोर्स भी लगाता है, सरफेस पे प्रेशर भी लगाता है, जिसे हम लोग रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो सब चीजें बात की बात है। चलो एक पॉइंट लिख ही देते हैं, लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस applies force on the surface. As a result,
इट अप्लाइज प्रेशर। ठीक है, सरफेस पे प्रेशर लगाएगा जिससे कहते हैं हम लोग नोन एज रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई सा भी, अगर वो किसी सरफेस पे पड़ता है तो उस सरफेस पे बोलते हैं कि फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स की वजह से उस पर प्रेशर भी लग रहा है। ठीक है, इसे समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि एक पाइप है, उससे पानी निकल रहा है। ठीक है, और उस पानी के जो भी निकल रहा है उसे हम किसी वाल पे हम मारे। ठीक है, पाइप का मुंह जो है वाल की तरफ कर दें तो देखे वो जो पानी निकल रहा है वाल से जाके टकराता है, और वाल पे टकराएगा तो ऑफ कोर्स उस वाल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लाइट के बीम जो है उसमें हम लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिससे हम फोटॉन्स कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी सरफेस से अगर टकराएंगे, किसी सरफेस पे टकराएंगे, ठीक है, तो उस पर एक प्रेशर लगाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो रेडिएशन प्रेशर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट कैसे करता है। अगर कोई भी लाइट है किसी सरफेस पे अगर टकराता है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ये सिंपल सा चीज है, हम पार्टिकल की तरह तो ट्रीट कर ही रहे हैं, तो लाइट भी एक पार्टिकल है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यह हमारा सरफेस हो गया, ये एक बॉल है, अगर हम इसे इस पे इधर की तरफ फेंकते हैं, ये बॉल जो है इस सरफेस पे आएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा तो ये टकरा के यही रुकता नहीं है, अगर इलास्टिक हुआ तो इधर की तरफ चला जाता है। ठीक है, यानी कि बल्ब बॉल तुम लोग खेले होगे किसी न किसी बॉल। ठीक है, जितना ज्यादा इलास्टिक उतना ज्यादा बाउंस करता है। देखो पिंग पोंग बॉल की कौन सा बॉल कहते हैं, थोड़ा सा पटक दो तो बहुत ऊंचा कूदता है, चाइनीज बॉल बोलते हैं सर, तो जो भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर बॉल को किसी भी बॉल हम अगर किसी भी वाल पे मारते हैं या सरफेस पे मारते हैं तो सरफेस से जाता है, टकराता है और रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर लाइट है, ठीक है, अगर लाइट है तो लाइट को हम लोग अगर कहीं भी सोर्स है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रे ऑफ लाइट से। ठीक है, रे ऑफ लाइट, यानी कि अगर ये हमारा सोर्स हो गया, ये बल्ब है, तो यहाँ से जो रेज निकल रहे हैं, लाइट निकल रही है, उसे हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो घर में हम लोग बल्ब जला दिए, लाइट उससे निकल रहा है, लेकिन हम कैसे बताएंगे, कॉपी पे अगर ड्रॉ करना हो हम कैसे बताएंगे कि किधर जा रहा है लाइट, तो उसे हम लोग ऐसे रेज से ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेज ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अगर बहुत सारे रेज मिल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट हम किसे कहेंगे, तो बीम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेज ऑफ लाइट जो होगा उसे हम लोग बीम बोल देते हैं। ठीक है, लाइट रेज कॉम्बिनेशन है ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जैसे कि ये सारे चीज जो है हम लोग रिप्रेजेंट किए रेज, अगर वही हम बोले कि इधर बहुत सारे रेज जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो बहुत सारे रेज निकलते हैं, इस सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, बीम ऑफ। अब हम लोगों ने बोला कि ये तो पार्टिकल नेचर की तरह भी है, और रिफ्लेक्शन जो है ये एक्सप्लेन होता है पार्टिकल नेचर से। ठीक है, इसे हम लोग अगर एक्सप्लेन करते हैं तो पार्टिकल नेचर से, कहने का मतलब है कि
छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम इधर थ्रो कर रहे हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी सरफेस पे टकराते हैं तो या तो रिफ्लेक्ट होंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की सरफेस कैसा है, इसके प्रति उसका नेचर क्या है। तो ये लाइट जो होंगे उस सरफेस से या तो टकरा के रिफ्लेक्ट होंगे या फिर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस बॉल की जगह स्टील का बॉल किसी सैंड पे गिरा है तो क्या होगा बताओ। हम एक कॉस्को बॉल या फिर जो भी बॉल से खेलते हो उस बॉल को हम अर्थ मतलब फ्लैट सरफेस पे ना गिरा के एक स्टील का बॉल लिए हैं हैवी सा और उसे हम सैंड पे गिराएं तो क्या होगा। डिप्रेशन होगा सर, बाउंस बैक नहीं करेगा, ऊपर बाउंस नहीं करेगा, जाके वहीं पे रह जाएगा। तो वैसे ही है, डिपेंडिंग ऑन सरफेस। अगर हम लोग ये हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, हम बोल रहे हैं कि लाइट है, एक रे को हम बनाए, ये लाइट इस सरफेस पे पड़ा, ये हम बोल रहे हैं कि हमारा सरफेस। अब इस सरफेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि ये लाइट जो है इससे रिफ्लेक्ट करेगा या वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी की तरीके। तो हम लोग मोस्टली अगर रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, कि लाइट रिफ्लेक्ट होके चला गया। वही अगर हम बोलते कि ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी हम लोग उस बॉडी को बोलते हैं कि इस ये जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट। ठीक है, जितने भी लाइट इस पे पड़ रहे होते हैं, यानी कि किसी भी कलर का पड़े, रेड ग्रीन जो भी करे, सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर लाइट हम रूम की बंद कर दें, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो हमें सिर्फ ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिखता है, ब्लैक यानी कि लाइट है ही नहीं। वैसे ही हम अगर ब्लैक कलर भी देखते हैं तो यही है कि उस पर लाइट पड़ा है लेकिन रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है। जैसे कि एक व्हाइट टेबल है, इस पे एक छोटा सा ब्लैक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे देख कैसे पा रहे हैं, तो लाइट पड़ा, चारों तरफ से तो रिफ्लेक्ट हुआ लेकिन इस सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उतना दूर हमें वो शेप साइज जैसा भी है हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई ब्लैक टाइप का है। ठीक है, तो ये रीजन होता है। अगर हमें कोई भी कलर देखना होता है, ठीक है, फिर उस पर आते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर लाइट है, लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगा तो या तो उस पर फुली एब्जॉर्ब होगा या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन रिफ्लेक्शन हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो सी कलर, अगर हमें कलर देखना है तो जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पे एक हमारे पास रेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेड दिख रहा है हमें, तो ये रेड क्यों दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पे जो लाइट पड़ा है सन का अगर रेज है तो सनलाइट में जो होता है ये व्हाइट होता है। ठीक है, और व्हाइट लाइट जो होता है, ये सारे चीज बाद में आएंगे। ये चीज तो पता ही होगा शायद, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, 7 कलर्स को कंसिस्ट करता है व्हाइट लाइट, पता है। शायद 8 क्लास में था, किसी को नहीं पता है तो बोलो। नहीं बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो जो होगा, ये ऑल कलर एक्सेप्ट रेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम बोलते हैं कि इस पे जो लाइट पड़ा तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि रेड लाइट होगा।
जो रिफ्लेक्टेड है वो रेड का, यानी कि जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ है तो रेड का हुआ है, और इसी वजह से ये हमें रेड दिखता है। ठीक है, यानी कि दिस इंप्लाइज कि ऑब्जेक्ट इज सीन एज रेड इन कलर। ठीक है, इसमें हमें रेड कलर मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर कोई भी कलर देखने का तरीका यही होता है कि अगर हमें कोई भी कलर होता है तो जितने भी रेज उस पर पड़ते हैं तो जो जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के कलर उस एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमें नहीं दिखता, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही दिखता है। अगर ये ग्रीन होता तो हम बोलते कि सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ है, बाकी सारे जो हैं 7 कलर्स, यानी कि विबग्योर में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे रेड के अलावा बाकी सब एब्जॉर्ब है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक क्या होता है कि सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें उसका कलर जो है ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन की बात कि हाँ भाई रिफ्लेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिमिलर टू है कि किसी भी सरफेस पे पड़ा, बॉल को फेंकते थे तो बाउंस करता था, वैसे ही लाइट भी अगर किसी सरफेस से बाउंस करेगा तो उससे रिफ्लेक्शन करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन सरफेस होता है कि सारे के सारे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या कुछ एब्जॉर्ब होगा या कुछ सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन की ही बात करना है। आते हैं टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे किसे। ठीक है, तो ये हम करते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है, किसी सरफेस पे अगर पड़ा और बाउंस हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है और उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन के लिए जो होता है, जैसे वेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है, यानी कि ये अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसलिए हमें शाइनी भी दिखता है। ठीक है, तो अगर हमें मिरर बनाना होता है, अगर हमें मिरर बनाना है प्लेन मिरर, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास का एक टुकड़ा हो गया, इससे हम नीचे एक साइड से क्या करते हैं, ये सा सिल्वर कलर से रंग देते हैं। ठीक है, सिल्वर कलर से रंग देते हैं, और सिल्वर कलर को भी नीचे से हम पेंट कर देते हैं, रेड, ब्लू या जो भी कलर है। तो ये जो हो गया पेंट हो गया, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये सिल्वरिंग हो गया, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये हमें ग्लास दिख रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी मिरर को बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लास, सिल्वर, फिर पेंट, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर को हम क्या किए, सिल्वरिंग कर दिए, यानी कि लाइट जो इधर से जाएगा तो इधर से टकरा के ऐसे वापस जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हर बार इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होगा, अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसा एक लाइन खींचते हैं, ऐसा डैश डैश लगा देते हैं। इसमें ये जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, ये सिल्वर्ड पार्ट है। ठीक है, यानी कि इधर से लाइट आएगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ये जो सरफेस दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये सिल्वर्ड पार्ट वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इधर वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से जो लाइट जाएगा वो सरफेस से वो रिफ्लेक्ट करेगा।
फिर है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मिरर आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, मिरर को हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट प्लेन मिरर, ठीक है, सेकेंड कर्व्ड मिरर, ठीक है, कर्व्ड में सरफेस जो होगा कर्व रहेगा, इसमें कैसा भी शेप आ सकता है, लेकिन मेनली हम लोग दो टाइप के ही पढ़ेंगे, एक तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सरफेस है, जैसा ऐसा प्लेन सरफेस दिख रहा है, प्लेन सरफेस है जिसे हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। ये अगर ऐसा रहा तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है कनकेव साइड है, और ये जो साइड होता है ये कन्वेक्स साइड होता है किसी भी मिरर, किसी भी सरफेस का, ठीक है, कैसा भी एक्स वाई जेड जो भी सरफेस हो, अगर इस तरीके का है तो ये अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कनकेव साइड, और बाहर से जो दिख रहा है उसे कन्वेक्स साइड। अगर हम लोग इसमें इधर से पेंटिंग कर सकते हैं या फिर हम इधर से पेंटिंग कर सकते हैं, तो दिख रहा है कि रिफ्लेक्टिंग साइड ये हुआ इस केस में, रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं कनकेव मिरर। इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग साइड कनकेव वाला है, रिफ्लेक्टिंग साइड जो है इसमें कन्वेक्स है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस की कैसा सरफेस है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बेसिस पे हम लोग मिरर को ऐसे तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सबके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, कैसा भी सरफेस रहे सबके लिए वैलिड। ठीक है, देखेंगे कि अगर कर्व सरफेस आता है तो कर्व सरफेस पे कैसे क्या होगा, लेकिन ये वैलिड सबके लिए। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे प्लेन मिरर के लिए ही बात करेंगे फिलहाल, प्लेन ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए प्लेन मिरर का ही बात करेंगे। तो जैसे ये सरफेस प्लेन है, ये हम पेंट कर दिए नीचे से, पेंट कर दिया यानी कि ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, नीचे वाला नहीं। अगर इस सरफेस पे कोई लाइट, हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस है, ठीक है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस है। ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट हमें दिख रहा है कि इसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर हम इस सरफेस पे जहां इंसिडेंट हो रहा है वहां एक ऐसा परपेंडिकुलर सरफेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर टू सरफेस है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल है। खैर, और ये लाइट आया टकरा के इधर चला गया, तो ये रिफ्लेक्टेड बोलेंगे कि लाइट रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हुआ है इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट रे, और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो इसे हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये था कि अगर कोई भी सरफेस है उस सरफेस पे रे इंसिडेंट हो रहा है
तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये 3 रे इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 एंगल भी बन रहे हैं। इस एंगल को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंगल को आर से। यहाँ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या है, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को हम आई से लिख रहे हैं, नॉर्मल को एन से और रिफ्लेक्टेड रे को आर से। तो यहाँ पे बिटवीन आई एंड एन, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये क्या है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं कि हम रेज के बारे में जान रहे हैं कि अगर कोई भी रे सरफेस पे आ रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि इंसिडेंट रे किसे कहेंगे, नॉर्मल किसे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहेंगे, इंसिडेंस एंगल किसे कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कैसे कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख। इसके बाद लॉज के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसमें 3 लॉज पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक एक करके हम लोग तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है बताएगा कोई, शायद 8th क्लास में भी था ये। बोलो। Sir, the incident ray reflected and normal all lie in the same plane. ठीक है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। कहने का मतलब इसका क्या है कि जैसे कि अगर हम इस बोर्ड को, यानी कि तुम्हारे जो मोबाइल का स्क्रीन है, उसे एक प्लेन मान लें, तो अगर ये इंसिडेंट रे है और ये अगर नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन से बाहर या अंदर जाता हुआ नहीं दिखेगा, उसे इस प्लेन में ही रहना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है इससे बाहर निकल रहा हो या फिर अंदर की तरफ हो, इस प्लेन से जो मोबाइल का स्क्रीन का प्लेन दिख रहा है। क्लियर है। सिंपल सा है। सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लॉ हमें कहता है कि एंगल के बारे में हमें बताता है कि एंगल कैसे होंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो है हम जो भी कोलिजन मानते हैं, जैसे कि ये सरफेस हो गया, इस सरफेस पे अगर फोटोन आ रहा है, टकराया और इधर की तरफ जा रहा है, तो हम जो कोलिजन मानते हैं वो इलास्टिक कोलिजन हम मानते हैं। ठीक है, इलास्टिक, इलास्टिक करने का मतलब नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। तो ऐसे लॉस में क्या होता है कि ये जो जितने एंगल पे आया होता है उतने ही एंगल पे चला जाता है। ठीक है, तुम लोग का शायद वर्क और एनर्जी चल रहा है, वर्क और एनर्जी नहीं चल रहा है उधर, या फिर एनएलएम। सर एनएलएम हो गया, वर्क फॉर एनर्जी चल रहा है। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी के बाद ही पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के बारे में। तो उसमें बताया जाएगा इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन सब। तो इलास्टिक कोलिजन में बोला जाता है कि एनर्जी लॉस जो होता है जीरो होता है, नो लॉस इन
एनर्जी। तो एनर्जी में लॉस नहीं होता है तो मोमेंटम जो होगा जैसा था वैसा ही, एनर्जी भी जैसा था वैसा ही। हम लोग देखते हैं कि ये जो एनर्जी है और ये जो एंगल है, यानी कि अगर हम थीटा 1 और इसे थीटा 2 बोलते हैं, वो सेम रहता है। तो यहाँ भी जो हम लोग कोलिजन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेम होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस लॉ को, वैसे भी लॉ जो है प्रूफ तो होता नहीं है लॉज का, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि हम ये लिखे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई एक रे आया है, यहाँ से अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इधर जाएगा तो ये भी एंगल 45 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है किसी भी, अब हो सकता है कि ऐसा भी रे आए, ठीक है। यानी कि एक रे जो है ऐसा जा रहा है, ये जो है रे है, यहाँ पे अगर दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री पे ही जाएगा, ऐसा चला जाएगा। यानी कि इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, पैरेलल चला गया। तो ऐसे इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, यानी कि ये जो रे है रिफ्लेक्ट नहीं किया सीधा सीधा। जानते हैं स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री 180 होता है। तो इसमें रिफ्लेक्शन का कोई चीज है ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो रे पड़े वो ऐसा परपेंडिकुलर ही पड़े नॉर्मल की तरफ, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 डिग्री होगा। यानी कि रे जो है वापस चला जाएगा, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे आया टकराया और फिर उसी रास्ते से वापस चला गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है नॉर्मल इंसिडेंस है, और ये जो है इंसिडेंस एट एन एंगल, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री है, थीटा होता तो एनी एंगल था, ठीक है। ठीक है, और ये लॉ जो है, जो भी दो लॉ पढ़े, ये दोनों जो है हर टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। कैसा भी ऑब्जेक्ट, कैसा भी सरफेस हो, जिस भी सरफेस पे लाइट पड़ा हो, उस हर सरफेस पे हो, कर्व सरफेस हो, रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, सबके लिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा है, सर हाँ ऊपर छोड़ सकते हैं, थोड़ा लिखना था। और ऊपर नहीं सर, हो गया। हो गया, यस सर, थैंक यू। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, रेगुलर और दूसरा इरेगुलर, या फिर इसे डिफ्यूज्ड भी बोला जाता है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ज्यादा प्रचलित है,
दोनों में अंतर क्या है कि अगर ये हमारा सरफेस स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, अगर इस सरफेस से इंसिडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे रेज आया, कुछ पैरेलल रेज को ही हम कंसीडर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके ऐसे पैरेलल ही गया, तो स्मूथ सरफेस है, ऐसा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि ये पैरेलल इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्शन भी, ये भी पैरेलल ही है, ठीक है। तो ऐसे जो रिफ्लेक्शन होता है वैसे को हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। वही इरेगुलर की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हमारा सरफेस ऐसा रहा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम तो ऐसा रहा, इस पे ऐसे जो है रेज इंसिडेंट हो रहा है, ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुए, यहाँ पे जब ये इंसिडेंट होगा तो ध्यान से देखो कि सरफेस के लिए नॉर्मल इधर जाएगा, ये रे इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये सरफेस जब यहाँ जाएगा तो इसके लिए नॉर्मल होगा और इसके लिए रे जो है इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि इस सरफेस जो है रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक रे और अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये इधर जाएगा, ठीक है ना, कि हमें दिख रहा है कि रेज जो हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ये इधर उधर जा रही है, इरेगुलर शेप बना रहे हैं। तो इस चीज में क्या होता है कि यहाँ अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखें और यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखें तो दोनों केस में हमें सेम मिलता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट करने का मतलब कि फिलहाल ये समझो कि ब्राइटनेस के टर्म में तुम समझ सकते हो कि अगर ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, खैर अगर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इंसिडेंट हुआ और वही ब्राइटनेस हमें बाद में रिफ्लेक्शन के बाद भी मिल रहा है इधर फर्स्ट केस में, लेकिन सेकंड केस में दिख रहा है कि रेज जो है इधर उधर चले जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो हमें यहाँ पे सेम लाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम ब्राइटनेस हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे कि लाइट जो है डिफ्यूज्ड हो गया है, इरेगुलर शेप से जो है रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट जो है डिफ्यूज्ड हो गया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर इमेज फॉर्मेशन होना है तो इमेज फॉर्मेशन इसमें होगा, शार्प इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें बहुत डल इमेज फॉर्मेशन होगा क्योंकि लाइट का ब्राइटनेस ही खत्म है, इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हो सकता है कि हमें इमेज दिखे ही ना, जैसे वॉल हो गया, तुम्हारे घर का वॉल है, वॉल से भी लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, लेकिन हमें उसमें कोई इमेज नहीं दिखता है, ठीक है। इमेज नहीं दिखने का रीजन यही होता है कि जो लाइट गया वहां पे वो इधर उधर चला गया, नहीं उसका सरफेस अगर माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो बहुत ही रफ मिलेगा हमें एज कम्पेयर टू जो हमारे ग्लास का मिरर जो बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लाइट है इधर उधर चला गया, इंटेंसिटी खत्म हो गया, ब्राइटनेस खत्म हो गया, हमें कोई भी रिफ्लेक्टेड चीज उसमें नहीं नजर आता है। क्लियर है इतना? बोलो। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट जरूर रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन हम हर ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन का इमेज नहीं देख पाते हैं। इमेज नहीं देख पाने का रीजन क्या है कि जो लाइट है उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ है, रेज जो है वो डिफ्यूज हो चुके हैं, अपना इंटेंसिटी खो चुके हैं, इसलिए हमें इमेज शार्प नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट मिल ही नहीं रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, इमेज किसे कहेंगे, फिर अगर प्लेन मिरर है तो उसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं।
ठीक है। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत इसमें है तो पूछ लो। सर एक दिक्कत है क्या है बोलो। सर, वो एनटीएससी वाले असाइनमेंट में सर उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स करके सर दिया हुआ था 3-4 क्वेश्चन। अच्छा तो क्या मतलब उसके बारे में आइडिया नहीं है सर। ठीक है बता देंगे। वो इलेक्ट्रिकल मतलब फील्ड लाइंस के बारे में है। ठीक है उसको बता देंगे हम 5 मिनट। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर। ठीक है फिर एंड करते हैं।